Good morning, student. Today we have to discuss about the principles of prevention. हमने लास्ट क्लासेस में देख लिया कि स्प्रेड कैसे हो रही डिसीज, हमने ये देख लिया कि उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे और अब उनको हम स्प्रेडिंग कैसे होने से रोकेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. द लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, दैट इज प्रिवेंशन. देखिए एक चीज तो आपको समझ आइए कि जब भी कोई डिसीज आपके शरीर में होगी तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. आ रही मेरी बात समझ. तो जब भी कोई भी पर्सन किसी भी इंफेक्शियस एजेंट के संपर्क में आएगा, इंफेक्शियस एजेंट के संपर्क में आएगा, वो क्या कॉज करेगा? डिसीज कॉज करेगा. और जब डिसीज कॉज करेगा तो उसकी बॉडी क्या होगी? बॉडी में इफेक्ट देखने को हमको मिलेगा. नॉर्मल कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जब किसी बीमारी से ग्रसित होता है या किसी को कोई बीमारी होती है तो नॉर्मली 3 तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है. ठीक है, तो जब भी कोई इन्फेक्टेड होगा तो 3 चीजें होंगी. पहला, डिसीज्ड पर्सन अफेक्टेड नेवर रिकवर एक सिचुएशन तो ये एक्सट्रीम हो सकती है कि यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई है तो वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा उस बीमारी से, जिंदगी भर उसको बीमारी रहेगी या वो बीमारी उसको साथ में लेकर जाएगी. एक तो ये कंडीशन हो सकती है. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? यदि कोई डिसीज पर्सन है, उसको कोई डिसीज अफेक्ट हो गया, डिजीज हो गई, बेड रिडन हो जाए, और लॉन्गर टाइम सोशली फिजिकली मेंटली डिटैच हो जाए. मतलब ये है कि बीमारी इतनी है कि आप जिंदा तो हैं बट आप घर में पड़े हुए हैं, आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, आपको कोई खाना दे दे रहा, कोई पीना, और बेड रिडन हो जाए. ऐसा नहीं कि ये 4 दिन या 6 दिन चलने वाला मामला है. ये काफी लंबे समय तक चले, आप 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, इस तरीके की चीजें हो, ये भी एक सही नहीं. जब मैं कहता हूँ 6 महीने भी चला, आप बेड रिडन होगा, आप उठ नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, तो उस बीच के ड्यूरेशन का जो 6 महीने 8 महीने की जो आपकी लाइफ है कुल मिलाकर बिस्तर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी. तो एक तो ये हो सकता है कि डिसीज पर्सन की डेथ हो जाए, यदि किसी की डिसीज होती है तो ये भी एक एक्सट्रीम केस. दूसरा केस ये हो सकता है कि आप बेड रिडन हो जाए, आप कहीं बाहर जा ना पाए, निकल ना पाए, आप अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज ना कर पाए. तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि यदि आप एक डिसीज पर्सन है और आपको कोई बीमारी से आप अफेक्टेड हो गए हैं, तो तीसरी कंडीशन ये है कि आप अफेक्टेड रहें, मेडिसिन लें, और इस बीच आप जो डिसीज के या इन्फेक्टिशियस एजेंट हैं जिसे आप माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, इनको अपने साथ क्या करें. अब बात यह आती है कि जब आप इस तीसरी वाली स्टेज में होते हैं कि आप अफेक्टेड है, आपको सोर्स ऑफ डिसीज आपने लेके चल रहे हैं आप, और यदि आप ये इन्फेक्टिशियस एजेंट या माइक्रोब को कैरी कर रहे हैं तो हो सकता है आप क्या करें, इस डिसीज को मल्टीप्लाई करें. डिसीज को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? सपोज करो मुझे कोई बीमारी है और यदि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके इन्फेक्टिशियस एजेंट मेरे पास मौजूद है, तो जिन जिन लोगों से मैं कांटेक्ट में आऊंगा, जिन जिन लोगों से मैं मिलूंगा, यदि वो इन्फेक्टिशियस डिसीज है इस तरीके की, तो वो बीमारी क्या होगी, मुझसे दूसरों तक पहुंचती भी चली जाएगी. तो ये वाली जो डिसीज पर्सन है अफेक्ट करने वाली, जहां पर हम
हमारी डेथ तो नहीं होती है, हम तो नहीं मरते हैं, लेकिन हम उस डिसीज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, डिसीज को मल्टीप्लाई करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं एंड अदर और दूसरों को भी क्या करते रहते हैं, फैलाते हैं। सो यदि किसी को बीमारी है तो इस स्टेज में, इस स्टेज में या इस स्टेज में, तीनों कंडीशन में हार्मफुल है हमारे लिए। यदि किसी को बीमारी हो गई, आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो आपकी क्या हो सकती है, कुछ दिन आप जब बीमारी ठीक नहीं होगी, नेवर रिकवर है, तो आप स्वाभाविक से डेथ हो सकती है। दूसरे कंडीशन में आप बेड रिडन हो सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बीमारी ने आपको इस तरीके से पकड़ रखा है। तीसरे कंडीशन में आप बाकी सब चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसका मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, उसको और फैला सकते हैं, दूसरों को भी कॉज कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि बीमारी किसी भी कंडीशन में यूजफुल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यदि ये यूजफुल नहीं है तो एक बड़ा पुराना प्रूव है कि क्यों ना इसमें चला जाए, प्रिवेंशन की जरूरत ही ना पड़े, हम कहां पहुंच जाएं, क्योर में पहले ही पहुंच जाए। पहले अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखें कि हमको वो डिसीज ही ना हो, जब डिसीज नहीं होगी तो हमको इस प्रिवेंशन वाले कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि क्योर कैसे किया जाए। तो क्योर करने के दो तरीके हैं चलिए। पहला है जनरल वे और दूसरा है स्पेसिफिक वे। हमको इन दोनों ही तरीकों के बारे में बात करनी है कि जनरल वे क्या होंगे किसी डिसीज से अपने आप को बचाने के लिए, और स्पेसिफिक तरीके क्या हैं जिनसे हम उन डिसीज से अपने आप को बचा सकते हैं, इनके बारे में बात करें। अब आती है सबसे पहले तरीके की, जिसको हमने कहा क्या, जनरल। देखिए जनरल वे का मतलब ये है कि जो नॉर्मल तरीका कैसे आप बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी होती किन किन कारणों से। तो यदि आपको ये पता हो तो आप बन सकते हो। सबसे पहला और फॉरमोस्ट तरीका ये है कि प्रिवेंट योरसेल्फ एक्सपोजर टू माइक्रोऑर्गेनिज्म। आप माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर से अपने आप को क्या करें, बचाने की कोशिश करें, प्रिवेंट योरसेल्फ। दूसरा, अवॉइड ऑल दोज फैक्टर कॉजिंग स्प्रेड ऑफ डिसीज। अब आप कहेंगे हम ये क्या, हमने आपको बताया था कि बीमारी फैलती कैसे, एयर से, वाटर से, फूड से, वेक्टर से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, या जेनेटिक, पेरेंट टू चाइल्ड। यही वो तरीके हमने बताए थे आपको। जहां पर जेनेटिक है, पेरेंट टू चाइल्ड आने की बात है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स से आपको मिल ही जाएगी। यदि उनमें है तो वो आपके बॉडी में आ जाएगी, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ इतना जरूर आप कर सकते हैं कि चूंकि आपको पता है कि ये डिसीज है जो आपके पेरेंट में है और आपको आ सकती है, तो आप उसकी प्रिकॉशंस पहले से लेना शुरू कर दें, उस तरीके से एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं कि उस पर्टिकुलर डिसीज का इफेक्ट आपके ऊपर दिखाई ना दे। बट उसके अलावा जितनी भी ऊपर है, चाहे एयर है, वाटर है, फूड है, वेक्टर है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है या माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनसे जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे आप अपने आप को पहले से बचा सकते हैं। हर बात जेनेटिकल या पेरेंट टू चाइल्ड वाले में भी क्योर का मतलब क्या है, हम पहले से भी एक्टिव हो जाएं तो उस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं उनको मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे पेरेंट को डायबिटीज, और मुझे ऐसा पता चलता है कि मुझे भी डायबिटीज हो सकती है, जेनेटिकली मुझे आ सकती है। तो यदि मैंने पहले से ही अपने आप को एक्टिव रखा, अपने लीवर को, अपने पैंक्रियास को एक्टिव रखा, एक्सरसाइज और कसरत करते रहा, ग्लूकोज डायरेक्टली कंजम्पशन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया, तो स्वाभाविक है कि मैं एक तरीके से क्योर कर रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट जो है तो मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मुझे
मैं अभी इस वक्त पे क्योर ना करूं तो बाद में मैं डायबिटिक कंडीशन में पहुंच जाऊंगा, डिसीज कंडीशन में पहुंच जाऊंगा और तब मुझे क्योर करने में बड़ी तकलीफ होगी। खैर, अब जैसे मान लीजिए एयरबोर्न डिसीज है, तो एयरबोर्न डिसीज है, इसका मतलब है कि आपको अवॉइड करना है। यदि आपको सपोज करिए, ऐसा तो है नहीं, आप कोशिश कीजिए कि आपके आजू बाजू की हवा साफ सुथरी हो, उसके लिए ढेर सारे पेड़ लगाए जाए, साफ सुथरा एनवायरमेंट रखा जाए। प्लस यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी जगह पे पेंडेमिक फैला हुआ है, ऑलरेडी एयरबोर्न डिसीजेस ज्यादा मात्रा में चल रही है, तो वहां पर आप अवॉइड करें टू बी इन क्राउडेड प्लेसेस। क्यों? क्योंकि यदि आप क्राउड प्लेसेस में रहेंगे तो एक के पास यदि वो डिसीज है वो सांस लेगा छोड़ेगा तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपके पास तक नहीं। वाटर है, अगेन क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फूड की बात है, बिल्कुल सेम वही चीज है जो पानी के साथ है वही भोजन के साथ। और भोजन के साथ एक और अच्छी चीज है कि भोजन को आप क्या करें, गर्म भोजन करें, वो एक और ज्यादा बेनिफिशियल होता है ठंडा होने से पहले उसे। वेक्टर यहां पर कौन आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी किसी भी रूप में आपके बॉडी तक पहुंच सकते हैं। जो प्लाज्मोडियम है वो खुद नहीं आता लेकिन किसके थ्रू आता है, वेक्टर के थ्रू आता है। तो उसको बचने के लिए क्या जरूरी है, हम जो है तो नेट का फॉर्मेशन करें, मच्छरदानी लगा के रखें, घर के आजू बाजू पानी ना जमा होने दें, स्टैग्नेटेड वाटर को बिल्कुल हटा दें। और यदि कहीं तालाब नदी पोखर है भी हमारे घर के आसपास तो वहां गेंबूजा नाम की फिश डाल दें, वो क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। हमारे तो ये वो प्रिवेंशन के तरीके हैं। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, चूंकि ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही होगा तो अवॉइड करें मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। हरी बात यही क्या है, यही वो तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अपने आप को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो चाहे वो एयरबोर्न डिसीजेज हो, चाहे वो वेक्टर डिसीजेज हो, चाहे वो अब वेक्टर में आप चाहिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्लीन एनवायरमेंट रखना है आपको, यूज ऑफ नेट करना है आपको, नेट मीन्स मच्छरदानी, ठीक है ना, साफ सफाई रखनी है। तो ये सब वो तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन फिर बात आती, साहब हमने पानी तो वही पिया था जो बाकी सब बच्चे पीते हैं, लेकिन 50 की क्लास में बाकी 45 ठीक ठाक पोजिशन में है, ये 5 बच्चे ही वाटर बोर्न डिसीज से जो है अफेक्टेड हो रहे। इसका क्या मामला है, इसका मामला ये है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं, इम्यून सिस्टम नॉट स्ट्रॉन्ग। ये यूं कहिए कि इम्यून सिस्टम इज वीक। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या, इम्यून सिस्टम वो प्रतिरक्षा तंत्र है आपकी बॉडी में जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल के आने पे उसको पुश आउट करता है, बाहर की तरफ। अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप पानी नहीं पिएंगे, आप सांस ही नहीं लेंगे, सांस नाक के बंद नहीं करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं और आप सांस ले रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो कई बार ना चाहते हुए कुछ माइक्रोब्स आपके बॉडी में चले जाते हैं। इन माइक्रोब्स को रोकने का काम हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम करता है, लेकिन सबका इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं होता। मैंने फिर वही कहा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग इम्यून सिस्टम होता है, या यूं कहिए कि उसकी इम्यून सिस्टम की क्षमता अलग अलग होती है। बच्चे सब एक एज ग्रुप के हैं, ऑर्गेनिज्म सब एक एज ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग। अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये यदि स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका तो आप अफेक्टेड हो जाएंगे। एक बच्चा है 40 की क्लास में 50 जिसको कफ एंड कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो उसके बगल वाला बच्चा भी क्या होता है, 2 दिन बाद वो भी अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि ड्रॉपलेट। जबकि उसके इस तरफ वाला बच्चा अफेक्टेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम सही है, वो उस कफ एंड कोल्ड के वायरसेस से क्या कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब बात आती है कि साहब ये इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग, ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज एंड
ये वो सब तरीके हैं जिनसे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। फूड प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट आपको लेनी है। यदि आप सही तरीके से भोजन लेते हैं, हर तरीके के मिनरल, विटामिन, प्रोटीन आपके शरीर में जाते हैं, है ना। माँ जो है तो क्या नाम से सुंदर से सलाद काट के लाती है नहीं खाना है, क्या खाना सलाद, आलू की सब्जी खाओगे तुम लोग, उसमें कोई इम्यूनिटी आपकी डेवलप होने वाली नहीं। करेला देखते ही साथ आपका जो है तो नाक मुंह सिकुड़ने लगता है। याद रखिए कि इस एज ग्रुप में आपको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन हर तरीके के मौसम के हिसाब के जो सब्जियां, फल और फ्रूट हैं, उनमें उस तरीके के तत्व मौजूद हैं जो उस पर्टिकुलर सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपको लगता होगा करेला खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लीवर को, कहीं ना कहीं आपके बाइल जूसेस को एक्टिवेट करने का काम करता है। जो कड़वापन होता है आपके बाइल जूसेस में, कहीं ना कहीं इनसे उनको मिलता है। तो हर एक प्लांट का, हर एक वेजिटेबल का, हर एक फ्रूट्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। उसके बारे में फिर कभी हम बाद में बात करें। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप प्रॉपर फूड लेंगे, न्यूट्रिएंट डाइट लेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली काम करता रहे। आ रही मेरी बात सर? और आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की क्या देगा, एक कैपेबिलिटी देगा, ताकत। एक्सरसाइज, अब कहें साहब एक्सरसाइज से क्या होगा? एक्सरसाइज से दरअसल ये होता है, या योगा प्रैक्टिस से ये होता है कि जब आप मान सपोज करो, एक सिंपल, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं योगा को, तो आप सपोज करो योगा में वो अनुलोम विलोम करते हैं लोग, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। आप कहेंगे सर सांस नहीं छोड़ने को, वैसे ही हम ले रहे हैं छोड़, लेकिन जब आप फोर्सफुली सांस को लेते हैं, उसको थोड़ा देर रोकते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, तो वहां पर जो कंबक्शन की प्रोसेस है, आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है, या जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए आपके बॉडी के हर एक सेल को, वो प्रॉपर तरीके से मिल पाती है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि यदि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, तो एक तो खाने पीने पे ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा, योगा प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना होगा, और अपने आप को मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट रखना होगा। क्योंकि यदि इन सब के बावजूद भी यदि आप अपने आप को मेंटली फिट नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम भी फिट नहीं रह पाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक वे की। देखिए स्पेसिफिक वे में ये समझ जाइए आप कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, इसकी पिक्यूलियर प्रॉपर्टी क्या है? Protect us from disease by killing microorganism or foreign organism or foreign particle, whatever. So peculiar quality क्या होगा, peculiar characteristic क्या होगा हमारे इम्यून सिस्टम का, कि यदि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है तो उससे बचाने का काम, उससे प्रोटेक्ट करने का काम, उससे लड़ने का काम हमारी बॉडी करती है। यही उसकी peculiar quality है, किसकी? इम्यून सिस्टम। ये हमको पता है, ये स्पेसिफिक वे की मैं बात कर रहा हूँ। 100 साल पहले तक आप ऐसा समझ लीजिए कि 100 ईयर स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी है, और जब ये फैलती थी तो ये एपिडेमिक था। जिस तरीके से अभी कोरोना फैलता है, तो जिस तरीके से हाल है, पिछले 5-6 महीनों से घर में बैठे हुए हैं, तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तो इस तरीके की कंडीशन है। स्मॉल पॉक्स के टाइम पे भी ऐसे होता था, लाखों लोग मर जाते थे और पता भी नहीं चलता। तो 100 ईयर अगो स्मॉल पॉक्स की भी यही कंडीशन थी। और यदि गांव में एक व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स होता था, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों को स्मॉल पॉक्स होने लगता था। ये एक कंडीशन। जब भी कभी कहीं गांव में स्मॉल पॉक्स होता था, तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट की केयर करने के लिए वो व्यक्ति सामने आता था जो कभी पहले स्मॉल पॉक्स से इनकाउंटर जिसका हो चुका होता था और वो सरवाइव कर चुका होता, ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंड survived person with small। क्यों? घर में यही होता है,
घर में यदि किसी को स्मॉल पॉक्स हो भी जाए तो वो घर का वो सदस्य उसकी देखभाल फिर करता है जिसको एक बार पहले हुआ हो और वो उस बीमारी से लड़के जीत के आ गया हो, कोई फर्क। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पेशेंट है इसकी केयर करने के लिए हमको एक ऐसा आदमी चाहिए जो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स नाम की डिसीज से क्या हो चुका हो, सरवाइव कर चुका। कारण इसलिए क्योंकि एक बार स्मॉल पॉक्स किसी के शरीर में गया, मान लो सपोज करो स्मॉल पॉक्स हमारे शरीर में आया, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने ये सीख लिया कि स्मॉल पॉक्स को कैसे मारना है, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। यदि एक बार हमारे शरीर ने सीख लिया है, मान लो इस व्यक्ति को पहले कभी स्मॉल पॉक्स हुआ रहा होगा और अब ये सर्वाइव कर गया, इसका मतलब इस पर्सन के बॉडी में स्मॉल पॉक्स से कैसे लड़े, इसकी पूरी की पूरी कहानी, स्टोरी, मैकेनिज्म हमारे इम्यून सिस्टम ने बनाकर रखी है अपने मेमोरी के अंदर। आ रही मेरी बात? इसी कारण कोई पेशेंट यदि स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड होता है उसकी केयर करने के लिए इस व्यक्ति को भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में यदि स्मॉल पॉक्स के वायरस इंटर करते भी हैं तो इसके बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता, उसकी मेमोरी में फीड है कि क्या करने से ये स्मॉल पॉक्स के वायरस को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आ रही मेरी बात? तो कहने का मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक खासियत है कि वो किसी भी बीमारी से एक बार एनकाउंटर करने के बाद उसकी कुछ मेमोरी अपने पास रख लेता है। अब आप कहेंगे साहब यदि ऐसा है तो जब हमको मलेरिया होता है, हमको कोई दूसरी बीमारी होती है तो उसके भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस डेवलप होते हैं और ऐसी कंडीशन में उसका भी एक मेमोरी रख लेना चाहिए। एक्चुअली में मेमोरी रखता तो है, लेकिन ये डिपेंड एक्चुअली होता क्या है कि जब छोटे लेवल पे आपके ऊपर अटैक होता है, मैनिफेस्टेशन होता है किसी भी डिसीज का, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी उससे आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में एंट्री लेते हैं, उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम आपकी देखभाल नहीं कर पाता और तब आपको बाहर से एंटीबॉडीज लेने होते हैं, दवाइयां लेनी होती हैं ताकि आप उस डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। बट इनिशियली इसी तरीके की मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। हायर क्लास में आओगे तब आप पढ़ोगे कि जो इम्यूनिटी है वो उसको भी बहुत भागों में डिवाइड किया गया है। इनेट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड में भी एंटीबॉडी मेडिएटेड है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, तो अलग अलग तरीके एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है। तो वहां बहुत सारी और डिविजन है तो आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआत में दरअसल ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है यही स्पेसिफिक वे है, यही लड़ाई करने का तरीका है हमारे इम्यून सिस्टम का। और जब कभी हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके से काम नहीं कर पाता या उस डिसीज से अपने आप को नहीं बचा पाता, तब हमको बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत। इज इट क्लियर? वैसे आप यहां पर एक चीज समझ लो, सपोज करो ये हमारी बॉडी, ठीक, हमारी बॉडी में काम कैसे होता है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आया, जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, जो हमको डिसीज कॉज कर सकता है, जैसे ही एंट्री लेता है तो यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी घर में एक चौकीदार मौजूद होता है, बड़ा घर, तो हमारे जो पूरे शरीर, हमारा जो शरीर में वहां घर है, उसके जो चौकीदार है वो भी इम्यून सिस्टम के कुछ पार्ट है। तो यहाँ पर टी सेल पाए जाते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। ये टी लिम्फोसाइट एक तरीके से चौकीदार होते हैं। जैसे कोई एंट्री लेता है फिर उसका पास चेक कर, इसी शरीर के हो कि नहीं हो, काम के आदमी हो कि नहीं हो, काम के आदमी नहीं हो तो बाहर निकल लो, अंदर आने की जरूरत नहीं, लाइक दिस। तो ये फॉरेन पार्टिकल जैसे ही एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एंट्री लेने की कोशिश करती है टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट में इसका ज्यादा अच्छा नाम है टी हेल्पर सेल नाम होता है इनका। तो ये दरअसल चेक करते हैं उसकी एंट्री। यदि इनको ऐसा लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, तो इसको अंदर नहीं आने। लेकिन यदि ये फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म
टी हेल्पर सेल से ज्यादा ताकतवर है तो इसको धक्का मार के क्या करेगा, अंदर आ जाए। अरे बात, लेकिन जैसे टी हेल्पर सेल को धक्का मार के ये अंदर आता है, टी हेल्पर सेल अपने भाई को इन्फॉर्म करता है। इसका एक भाई भी आ रहा है, उसका नाम है क्या, टी किलर सेल। दरअसल टी हेल्पर सेल केवल एक रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, चेक करने का काम करता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। लेकिन जैसे ही टी हेल्पर सेल को धक्का मार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंट्री करता है, टी किलर सेल अपने भाई को बताता है, भैया देखो धक्का मार के अंदर आना। ये टी किलर सेल कुछ सुनता जानता नहीं, ये डायरेक्ट जो भी चीज अंदर आई है उसको इंगल्फ करने का काम करता है, खा लेने का काम करता है, किल करने का काम करता है। कौन, टी किलर सेल। और मामला यही ठीक ठाक हो जाता है। आपको बता दूं, आप हर दिन 50 बीमारियों से के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में एंट्री लेते हैं। आपका ये जो टी हेल्पर सेल है ये उसको चेक करता है और अपने भाई को बता के मार देता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कोई बीमारी आपके शरीर में आई भी थी, 99%। लेकिन कई बार ये जो फॉरेस्ट फाइट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ली, टी हेल्पर सेल उनको नहीं रोक पाया, अपने भाई को बताया, टी किलर सेल गए वहां, उन्होंने भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वो भी कामयाब नहीं हुए। ऐसी कंडीशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में क्या कर देता है, डिसीज कॉज कर देता है। क्या कर दिया आप आपके शरीर में, डिसीज कॉज कर दिया। और जब तक ये डिसीज कॉज कर रहा होता है तब तक टी हेल्पर सेल जो अपने भाई को आवाज देके इनसे लड़ने के लिए बुलाया था, ये एक और सेल को इंफॉर्मेशन देते हैं। उन सेल का नाम होता है बी सेल। इनको बी लिम्फोसाइट सेल्स भी कहते हैं। तो ये बी सेल जो होती हैं, फिर ये क्या करती है, ये बनाती हैं क्या, एंटीबॉडी। क्या बनाती है ये, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम के वो सोल्जर हैं जो जाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर ये एंटीबॉडी जाके इस डिसीज के माइक्रोब्स को मारने की कोशिश करते हैं और 90% में उनको मार भी देते हैं। लेकिन ये इस तरीके का मैनिफेस्टेशन होता है। आ रही बात सुन, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक गांव है, गांव में या एक शहर है, शहर के एक मोहल्ले में हर मोहल्ले में 2-2 पुलिस वालों को हमने खड़ा कर रखा हुआ है कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन जैसे कोई लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो दोनों पुलिस वाले, एक में से एक पुलिस वाला कहता है भैया लड़ो झगड़ो मत, जो टी हेल्पर सेल का काम है। तो कई बार मान जाते हैं तो वहीं से मामला खत्म हो जाता है। जब वो नहीं मानते तो वो अपने साथी को बुलाता है, भाई समझाएं इनको जरा बंदूक लेकर। तो वो जहाँ 2 फायर मारता है तो मामला सुधर जाता है। लेकिन कई बार जो फॉरेन पार्टिकल आए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, या जो ऐसे उद्यमी लोग आए हैं जिनके पास खुद के पास गन है, तो ना तो वो दो पुलिस वाले आपस में मिलकर उनको रोक नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वो जो 2 पुलिस वाले हैं वो अपने हेड ऑफिस फोन करते हैं कि भाई साहब यहाँ तो बंदूक गोली लेकर लोग बाग आ गए हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फिर हेडक्वार्टर कौन है, बी सेल। बी सेल क्या है, पुलिस का हेडक्वार्टर। वहां से ढेर सारे एंटीबॉडी रिलीज होते हैं, मतलब वहां से भी ढेर सारी फोर्स आती है जो फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की कोशिश करती है। तो आपको एज ए एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की कि ये कहलाता है स्पेसिफिक वे। अब यही स्पेसिफिक वे जो मेमोरी जो डेवलप हो रही है किसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर, इस मेमोरी को दिमाग में रखते हुए एक और छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है इम्यूनाइजेशन। वो क्या होता है वो जान जाइए। देखिए इम्यूनाइजेशन जो है, इसके लिए किसी को इनिशिएट जाता है तो वो साइंटिस्ट है कौन, एडवर्ड जेनर। जेनिफर लिख दिया क्या, जेनर, एडवर्ड, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इम्यूनाइजेशन के बारे में बात। दरअसल एडवर्ड जेनर ने देखा ये जो स्मॉल पॉक्स है ये मिल्क मेड को नहीं होता जल्दी से। मिल्क मेड मतलब दूध वाले। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये दूध वाले क्या होते हैं, गायों के साथ रहते हैं और गायों को एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं काउ पॉक्स। मिलती जुलती है ना स्मॉल पॉक्स से काउ पॉक्स। दरअसल ये काउ पॉक्स
स्मॉल पॉक्स का छोटा भाई, या आप ऐसा समझ लीजिए कि ये काउ पॉक्स कम क्या बोलते इंटेंसिटी का है, यानी ये कम नुकसानदायक है। तो स्मॉल पॉक्स जल्दी से मिल्कमेट को क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी गायों के साथ रहता है, भैंसों के साथ रहता है, तो उसके कारण उसको काउ पॉक्स के वायरस उसके शरीर में रह जाते हैं। तो धीरे धीरे करके, हालांकि ये माइल्ड होता है, बहुत माइल्ड हो, ये काउ पॉक्स काफी माइल्ड होता है, और इसी कारण धीरे धीरे एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इसके अंदर, मिल्कमेट के अंदर, और उसको स्मॉल पॉक्स भी अफेक्ट नहीं करता। यही कॉन्सेप्ट एडवर्ड जेनर के दिमाग में आया। उन्होंने कहा क्यों ना हम भी अपने शरीर में धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप कर लें, और यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हमको भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगी। इसी बात को लेकर उन्होंने फिर बाद में वैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ। आपको बता दूं, काऊ को वहां वक्का कहा जाता है, ठीक, और इसीलिए इसकी जो वैक्सीन बनी, जो भी दवाई बनी, उसको हमने क्या कहा बाद में, वैक्सीन नाम दिया था, क्योंकि काऊ को क्या कहते थे, वक्का कहते थे। तो उस नाम के जैसे कि ये गाय से जनरेट हुई है, तो इसलिए इसके वैक्सीन वर्ड यूज कर दिया। अब दरअसल इसमें होता क्या, इसमें होता यह है कि जो मिल्कमेट था उसको पता नहीं होता है, वो तो जानता भी नहीं कि काऊ पॉक्स कुछ होता है, और उसको धीरे धीरे वो उसके शरीर में पहुंच गया है वो वायरस, और डेवलप हो गई है। दरअसल इस बात को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि अपने ही इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाने की कोशिश। कैसे बेवकूफ बनाया उन्होंने क्या किया, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम, ह्यूमन में डेड एंड वीक वायरसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स इंटर करो। कैसे, डेड एंड वीक। अब कोई स्मॉल पॉक्स यदि वायरस डेड हो तो वो हमको डिसीज नहीं कॉज कर देता, या इतना वीक कर दिया जाए उसको डिसआर्म कर दिया जाए कि वो हमारे शरीर में कोई डिसीज कॉज ना हो। जब ऐसे डेड और वीक वायरस को हमारे शरीर में जानबूझ के इंटर किया, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था वो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ा। ये कौन है जो हमारे शरीर में एंट्री ले चुका है, इसको देखे जाते। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय करने निकला, तो इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि किस तरीके के एंटीबॉडी बनाए जाएं जिससे इस डेड और वीक वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और इस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम में इसका फॉर्मेशन हो गया, मेमोरी का फॉर्मेशन हो गया। आगे बात समझो। इसके बाद अब हमारे शरीर में कोई हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी वायरस यदि इंटर करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास मेमोरी सेल है जिनके थ्रू हम उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये काम किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने। इसी को हम कहते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। आ रही मेरी बात समझ। आप ये जो पोलियो की ड्रॉप पीते हैं, इसमें क्या है, पोलियो की ड्रॉप में कुछ और नहीं, पोलियो के ही डेड और वीक वायरसेस हैं, यानी पोलियो के वायरस को डेड कर दिया जाता है, मार डाला जाता है, जब उनको इतना वीक कर दिया जाता है कि वो आपको डिसीज कॉज नहीं कर सकते। और इन्हीं पोलियो के ड्रॉप को 2 बूंद आपको पिला दी जाती है। तो जब आप 2 बूंद पीते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, ये कौन सी नई चीज आ गई, इसको मारने की वो कोशिश करते हैं। और जब मारने की कोशिश करते हैं तो वो एक सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, मेमोरी जनरेट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हमको क्या करना है। और जब वो ये कर लेते हैं तब उसे आसानी से वो डिस्ट्रॉय करवाते हैं। तो ये मेमोरी डेवलप कराने का काम किसके थ्रू होता है, आजकल वैक्सीन के थ्रू हो रहा है। इज इट क्लियर। अब ये जो हम डाल रहे हैं डेड और वीक, इससे कोई बीमारी नहीं फैलेगी हमारे शरीर में, लेकिन इन पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम क्या डेवलप कर लेगा, मेमोरी डेवलप कर लेगा। जो फर्दर कभी कोई स्ट्रॉन्ग वायरस भी यदि हमारे स्मॉल पॉक्स का या जिसका भी हमने डेड और वीक अपने बॉडी में इंसर्ट किया यदि आता है, तो उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ की किसका किसका वैक्सीन बन गया है। तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही कहा, पोलियो का वैक्सीन बन चुका है।
फिर स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इनका बन चुका है। यदि किसी को एक बार होता भी है मीजल्स और तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, टेटनस, डिप्थीरिया और वूपिंग कॉफ। टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ, ये वो बीमारियां हैं जिनका वैक्सीनेशन बन चुका है, वैक्सीन बन चुका है। और अभी काम चल रहा है मलेरिया के ऊपर। याद रखिएगा, मलेरिया का कोई वैक्सीन नहीं है। मलेरिया के लिए आप क्या करते हैं, मलेरिया के लिए आप बाहर से मेडिसिन खरीद के लाते हैं और उनको खाते हैं, तब आप ठीक होते हैं। और टाइफाइड के लिए भी यही। तो बहुत सारे के लिए भी वैक्सीन नहीं बनी हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से काम चल रहा है कोरोना की वैक्सीन के ऊपर। इसीलिए क्यों, क्योंकि यदि एक बार आप वैक्सीन ले लेंगे, आपके शरीर को पता चल जाएगा कि कैसे कोरोना के वायरस को डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर आप आराम से घूम सकते हैं। कोरोना का कितना भी हेल्दी वायरस आपके शरीर में एंट्री ले, आपका शरीर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टिल एनी डाउट, हम फिर बात करेंगे, मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।